आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसको आप रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। रेक्टिफायर के टॉपिक में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या सीखना है, तभी एक एक करके चीजें देखते हैं बच्चों। ये हमारा एमडी कैट का गिवन सिलेबस है, उसमें उसने जस्ट मेंशन किया है कि आप रेक्टिफिकेशन को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं डायोड का। पी एन जंक्शन डायोड भी इसको बोलते हैं। इसमें जो ज्यादा ग्रेटर ब्लैक साइज है, ये पी रीजन होता है, और ये साइड एन रीजन होती है। आपको पता है कि डायोड किससे मिलकर बनता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से। पी टाइप क्या होता है, जिसको हम कौन सी इंप्योरिटी देते हैं, ट्राईवेलेंट। पी टाइप को हम देखे हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। और एन टाइप को बच्चों कौन सी इंप्योरिटी देते हैं, पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यानी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स आपने एक दफा पढ़ लेने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और पेंटावेलेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिफ्थ ग्रुप के आपने एलिमेंट्स पढ़ लेने हैं। और खुद जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, फोर्थ ग्रुप से। और दुनिया के बेस्ट सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं भला, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। और जो डायोड होता है बच्चों, उसमें जो सिंबल होता है उसमें एक अदद ये ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल के सामने ये एक लाइन, एक बार बनाएंगे। अच्छा, इस जो आइकॉन है ना, इसका सिंबल है, लेट्स से, ये इसकी पूरी वर्किंग को शो करता है। वो वर्किंग ये शो करता है कि करंट जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो डायोड है, इसकी दो तरह की बाइसिंग होती है, आपने पढ़ी हुई, एक फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी ना एक सर्किट एनोलॉजी समझा दूं, वाटर पाइप एनोलॉजी, कि फॉरवर्ड बाइसिंग किसे कहते हैं और रिवर्स बाइसिंग किसे कहते हैं। तो डायोड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसको आप यूं इमेजिन कर लें कि यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है बच्चों। ये एक लीवर लगा हुआ है, उसके साथ ये एक हैंडल है, और नीचे एक हर्डल है। अब ये लीवर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो बच्चों कि पानी इस साइड से एंटर हो, ठीक है, तो ये पानी जो है उसका जो बहाव है इस लीवर को ओपन कर देगा, और खुद पानी यहां से फ्लो करके आगे गुजर जाएगा। ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर गया, तो इस कंडीशन को हम डायोड की लैंग्वेज में कहेंगे फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस क्या होगा कि करंट अगर ऑपोजिट साइड से एंटर हो रहा है, या पानी ऑपोजिट साइड से एंटर हो रहा है, तो देखें बच्चों, ये जो लिवर है ना, ये और ज्यादा टाइटली प्रेस्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो वो रेजिस्टेंस बढ़ने की जो एनोलॉजी है, उसको हम डायोड की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। इसमें बहुत माइनर सा कोई लीकेज ऑफ वाटर थोड़ा बहुत फ्लो कर जाए तो कर जाए, लेकिन मेजर जो करंट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अब देखें, डायोड, इसका मतलब है कि एक ऐसे स्विच की तरह काम कर रहा है जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने दे रहा है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करवाने की कोशिश करें तो वो उसको ब्लॉक कर रहा है। सो आप कह सकते हैं डायोड एक्ट लाइक अ स्विच। लेकिन आप कहेंगे सर स्विच तो और भी होते हैं, तो इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं कि डायोड एक्ट लाइक अ वन वे स्विच। कि डायोड जो है वो एक वन वे स्विच की तरह काम करता है, यानी एक साइड से करंट फ्लो कर सकता है और उससे ऑपोजिट साइड से करंट फ्लो नहीं कर सकता। इतनी बात सब बच्चों को समझ आ गई डायोड के बारे में? ओके, रिपोर्ट दे दें जरा। अच्छा, अब इसमें डायोड के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे पास एक डायोड है, एनोड पी रीजन, कैथोड एन रीजन। डायोड में बच्चों आपने याद रखना है कि पी पॉजिटिव पे हो, एन पे कोई भी, लेट से, इस वक्त बाइसिंग ना हो, या फिर बी पे कोई बाइसिंग ना हो और एन नेगेटिव पे हो। यानी जिसको पॉजिटिव होना चाहिए है वो पॉजिटिव हो, और जिसको नेगेटिव होना चाहिए है वो नेगेटिव हो। तो इस दोनों कंडीशंस को हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड। सेकेंडली, पी रीजन और एन रीजन, पी नेगेटिव हो, ठीक है, और एन पे कोई बाइसिंग ना हो, या फिर
एन पॉजिटिव हो और पी पे कोई बाइसिंग ना हो, जिसे पॉजिटिव होना चाहिए था वो नेगेटिव है, जिसे नेगेटिव होना चाहिए था वो पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब देखें जरा, यहां पर P के क्रॉस भी 0 वोल्ट है, N के क्रॉस भी 0 वोल्ट है, तो हम इसको कहेंगे जी कि ये कोई बाइसिंग नहीं है, कोई हमने इसको वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ। इन द सेकेंड डायग्राम, कैथोड 0 वोल्ट पे है, एनोड +2 वोल्ट पे है, एनोड को चाहिए भी पॉजिटिव वोल्टेज। तो अब देखें बच्चों, P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, N अगरचे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया, बट P को आपने पॉजिटिव कर दिया, तो डायोड में हम इस कंडीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड। नेक्स्ट, एनोड 0 पे है, कैथोड जो खुद नेगेटिव है उसके साथ पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव था उसको नेगेटिव होना चाहिए है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड बाइस्ड। सिमिलरली, एनोड पॉजिटिव होना चाहिए है, कैथोड नेगेटिव होना चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगी। थर्डली, अगेन यहां से स्टार्ट करते हैं, कैथोड पे कोई पोटेंशियल नहीं है, एनोड पे +2 होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, ये क्या हो गया? ये तो माइनस हो गया। तो नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई? रिवर्स बाइसिंग। एनोड 0 पे है और कैथोड को नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉजिटिव पे खड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सी बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग। अब ये एग्जांपल जरा ध्यान से समझनी है, एनोड पॉजिटिव ही है, लेकिन जो कैथोड है ना, होना उसको नेगेटिव चाहिए था, लेकिन वो एनोड से भी ज्यादा पॉजिटिव पे है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी क्या कंसीडर होगी? रिवर्स बाइस। और इस आखिरी के बारे में आप बताएं, क्या कहेंगे हम इसको? ऑटोमेटिकली कैथोड तो नेगेटिव है, लेकिन एनोड एनोड उससे भी ज्यादा नेगेटिव है, तो ये कंडीशन भी किस में चली जाएगी? रिवर्स बाइसिंग में चली जाएगी। तो इससे आइडिया लेते हुए अब आपने मुझे इस डायग्राम के बारे में बताना है। ये जो ग्राउंड का सिंबल है इसका मतलब होता है 0 वोल्ट, ये है P रीजन, ये है N रीजन। तो बताएं बच्चों जरा ये कौन सी बाइसिंग है? दैट्स वेरी गुड, P तो चले 0 पे है, N को नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉजिटिव हुआ पड़ा है, तो इसलिए कौन सी बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग। सेम इसी तरह B रीजन, P पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, N भी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, लेकिन जिसे पॉजिटिव होना चाहिए था वो मोर पॉजिटिव भी है, तो ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये बच्चों इसमें और भी 2-3 सर्किट्स हैं, ये मैं आपको जब स्लाइड भेजूंगा तो आपने इनको खुद जस्टिफाई करना है, मैं वैसे सॉल्व स्लाइड्स भेज दूंगा। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, कि डिवाइसेस दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक हम कहते हैं रेक्टिफायर और एक कहते हैं इन्वर्टर। पूरी स्टोरी में पहले समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, पावर हाउस है, पावर हाउस से आपको जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है एसी करंट। ये एसी करंट ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए, ग्रिड स्टेशंस के जरिए आपके घर तक पहुंच जाता है। तो घरों में कौन सा करंट हम यूज कर रहे हैं? एसी करंट। बट आपको अपने घर में अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, तो जो चार्जिंग है ना वो एसी पे नहीं होती, चार्जिंग होती है डीसी पर। लेकिन आप तो अपना मोबाइल जो है उसका चार्जर कनेक्ट करते हैं स्विच के अंदर, और स्विच में तो एसी आ रहा है, तो फिर आखिर उस एडॉप्टर के अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है कि जिसको इनपुट एसी मिलता है और वो आउटपुट में डीसी देता है? तो वहां पर लगा होता है रेक्टिफायर। क्या लगा होता है? रेक्टिफायर। तो यहां यूज होता है रेक्टिफायर जहां पे एसी को किस में कन्वर्ट करना हो? डीसी में। अब बात आती है इन्वर्टर कहाँ लगा है। आप घर पर सोलर प्लेट्स लगवा लेते हैं, सोलर सोलर प्लेट्स जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देते हैं डीसी। अब सोलर प्लेट्स आपको डीसी करंट प्रोड्यूस करके दे रहा है, लेकिन घर की अप्लायंसेस तो चलनी है एसी पे, तो अब डीसी के आगे ऐसा क्या लगे कि वो उसको एसी में कन्वर्ट कर दे? तो यहां पे यूज होता है इन्वर्टर। ठीक है, तो जो डिवाइस डीसी को एसी बनाए उसे इन्वर्टर कहते हैं, और जो एसी को डीसी बनाए उसे रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर की 3 टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़नी है, हाफ वेव, फुल वेव और सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर।
ये पंजाब बोर्ड के टॉपिक्स हैं, ये केपी के और फेडरल बोर्ड का टॉपिक है। तो है बहुत आसान। अब अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की समझ आ गई तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये हमारे पास पूरी वेव फॉर्म है 0 से टी तक। और ये उसका मिड पॉइंट T/2। तो लेट्स से कि पहले फर्स्ट हाफ साइकिल अपीयर होता है जो 0 से कहां तक है, T/2 तक। ये फर्स्ट हाफ साइकिल जो है टर्मिनल का एक एंड पॉजिटिव कर देगा और एक एंड नेगेटिव। तो बच्चों देखें, पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये जो लोड रजिस्टर है इसे करंट फ्लो करेगा और आउटपुट पे यही करंट हमें मिल भी जाएगा कंडक्ट होकर। ये हो गया 0 से T/2 तक। अब आते हैं T/2 से टी का, टी तक का जो सिग्नल है वो ये वाला सिग्नल है। ठीक है, ये सिग्नल पॉजिटिव एंड को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव कर देगा, यानी पोलैरिटी रिवर्स कर देगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। अब कौन सी बाइसिंग में चला गया डायोड, रिवर्स बाइसिंग में, और कोई कंडक्शन नहीं होगी। तो हमें जो नेक्स्ट हाफ का पोर्शन है बच्चों वो बिल्कुल ब्लैंक मिल रहा है, यानी उस ड्यूरेशन में कोई कंडक्शन नहीं हो रही। तो जो डायोड है उसको जो सिग्नल मिलता है वो T0 से T/2 तक कंडक्ट हो गया है और T/2 से T तक कोई कंडक्शन नहीं हुई। अब पूरी वेव में से इसने सिर्फ और सिर्फ वन हाफ ऑफ द वेव को रेक्टिफाई किया है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कौन सा रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है बच्चों, कि जो फ्रीक्वेंसी इनपुट होती है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट होती। यानी आपको यहाँ पर एक पूरा एक साइकिल मिल रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पीक का। तो यहाँ पर साइकिल पूरा ही मिल रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव पीक मिल रही है और नेगेटिव पीक अंदर से ब्लैक हो चुकी है। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसकी इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होगा। तो पॉजिटिव हाफ रेक्टिफाई हो जाएगा, नेगेटिव हाफ जो है वो फिर ब्लॉक हो जाएगा। अब ये वाला जो डीसी है, इस डीसी को कौन सा डीसी बोलते हैं, मतलब पल्सोइटिंग। इसका मैं थोड़ा फर्क बता दूं बच्चों, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये किसी एक वैल्यू पे कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे प्योर डीसी। लेकिन ये आउटपुट कैसी आ रही, ये आउटपुट ये दिखा रही है कि वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है। तो बढ़ने और कम होने वाला जो करंट है वो प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी वो होता है जिसकी वैल्यू क्या रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट। तो इस पल्सुएटिंग डीसी को हम एक स्मूथ या प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ स्पेशल सर्किट नोन एज अ फिल्टर सर्किट। बुक में इसका नाम लिखा हुआ है। और फिल्टर सर्किट में मेन कंपोनेंट कौन सा यूज होता है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर सम हाउ इसको जो है इसको पल्सेस से स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर लेता है। इसके बाद बच्चों हाफ वेव में यहाँ पे लेट्स से एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल वुड बी। इन द रिपल का मतलब है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जब उसने कहा है कि ये रेक्टिफायर कौन सा है, हाफ वेव, तभी मैंने आपको क्या बताया कि हाफ वेव में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें। कहता है इस अरेंजमेंट में व्हाट इज द करंट थ्रू द डायोड। भाई करंट तो मेजर करते हैं, पहले देख लें कि फॉरवर्ड बायस है कि भी कि नहीं। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, मनी मोर नेगेटिव है। तो ये तो बाइसिंग ही कौन सी है, रिवर्स बाइसिंग। तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, when two semiconductor p and n type are brought in contact they form a pn junction which act like a, जो पीएन जंक्शन है वो कैसे एक्ट करता है, एक रेक्टिफायर की तरह। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस और भी मजीद हैं इसमें। लेट से इस क्वेश्चन पे आते हैं, इन द फिगर
क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में? भाई करंट, फिर वही बात, करंट तो तब देखेंगे ना जब पता लगे सर्किट फॉरवर्ड या रिवर्स है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव है और कनेक्ट है। कौन सी बाइसिंग में है सर्किट? रिवर्स बाइसिंग में है, तो रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो भी जाए तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर से आप करंट फाइंड कर सकते हैं। इस सर्किट को हम ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बुक में गिवन नहीं है, और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि ये पूरा टेबल आपने किस तरह से देखना है। तो कुछ बातें याद रखने के लिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं जी? 1 होते हैं। इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। एफिशिएंसी पे पहले आ जाएं। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ फर्ज कर लें 100% मिलकर 100% बना रहे हैं। अब 100% में से बच्चों आउटपुट पे ये 50% तो वैसे ही निकल गया, और ये जो 50% बचा है ये भी डायोड में से गुजरते हुए कुछ हीट लॉसेस बियर करते हुए 50 से भी कम हो जाएगा। तो आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी आती है या एनर्जी आती है या एफिशिएंसी ऑफ द डायोड है वो 40.6% है। ठीक है। फिर एक फैक्टर होता है रिपल फैक्टर, इसको बस आपने याद रख लेना है, इसके ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21, एफिशिएंसी होती है 40.6। बाकी ये तीन वैल्यूज, इनका बुक में कोई गिवन सिलेबस नहीं है, ना इसके बारे में कोई जिक्र है, बस आपको मैं फिर सिंपली बता रहा हूँ, इनको आप पढ़ लें, याद कर लें, चाहे तो याद कर लें। एवरेज वोल्टेज, पीक वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में मैं ये बता दूं कि 2019 में क्वेश्चन आया था कि पी आई वी स्टैंड्स फॉर। तो पी आई वी है पीक इनवर्स वोल्टेज, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक डायोड रिवर्स बाइसिंग में बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज। और आरएमएस वैल्यू तो आप सबको पता है कि एक बड़ी फेमस वैल्यू है जो आपको पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। लेकिन चूंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो कुछ हद तक वैल्यूज इसमें चेंज भी होती हैं, लेकिन वो बातें जो आपने भूलनी नहीं है वो ये तीन, ये मेन बातें: नंबर ऑफ डायोड्स, इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी, एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर। बाकी ये सिर्फ मैं आपकी मेमोरी पे छोड़ रहा हूँ, आपको याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर हो गया? मुझे ओके रिपोर्ट दे दें। दी बच्चों, कोई हाँ ना? ओके, मैंने बस जाग जाग के बैठना है। ठीक है, ये ना हो कि बस मैं सिर्फ बीन सुनाता रहूं। अब आते हैं जी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में पहले मैं आता हूं एक क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन या जिस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है एमडी कैट में, कि अक्रॉस विच टर्मिनल्स इनपुट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट द सर्किट बिहेव एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब अगर हम सिर्फ बुक नॉलेज पे रहे ना तो हम देखते हैं कि भाईजान बुक में तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस जगह पर इनपुट लगाया हुआ है और इस जगह से आउटपुट लिया हुआ है। लेकिन आपने ये दोनों टर्मिनल्स किस बुनियाद पे सिलेक्ट करने हैं? दो बातें ध्यान से सुन लेनी है। इनपुट कहाँ लगानी है? जहां पर डायोड्स के पी और एन रीजन्स आपस में कनेक्टेड होना, वहां पर आपने इनपुट लगानी है। और जहां पे डायोड्स के सिमिलर पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हों वहां पे आपने आउटपुट लगानी। अब टर्मिनल ए और टर्मिनल सी वो जगह हैं जहां पर हमें क्या कनेक्ट करना है? इनपुट। और टर्मिनल बी और टर्मिनल डी वो जगह हैं जहां पे हमें क्या कनेक्ट करना है? आउटपुट। यानी इस बात पे नहीं आपने अंदाजा लगाना कि बुक में ऐसे बना तो ऐसे ही बना देना है। आपने इनपुट कहाँ लगाना है? जहां पर ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड है। और आपने आउटपुट कहाँ से लेना है? जहां पे सिमिलर टर्मिनल्स कनेक्टेड है। तो ये बात पहले आपने जेन में बिठा लेनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें,
हाउ नॉट टू ड्रॉ, हाउ नॉट टू ड्रॉ में मैंने यही बताना चाहा है कि ये बुक वाली डायग्राम के मुताबिक रट्टा ना लेकर चलें कि ऊपर और नीचे से आप इनपुट लगा लें, जबकि यहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज किया हो, यहाँ पे सिमिलर टर्मिनल्स कनेक्ट किए हुए। इनपुट लगानी कहाँ पे है? ऑपोजिट टर्मिनल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम बनी है, ये बिल्कुल ठीक से डायग्राम बनी है कि इस तरीके से आपकी बुक में ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ठीक है, कि दो डायोड्स एक ही सिम्ट में पॉइंटेड है और ये भी दो डायोड्स एक ही सिम्ट में पॉइंटेड है, और यहाँ पे इनपुट लगी है। और देखें, जहाँ सिमिलर टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं वहां से हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। तो ये तो हो गया कि हाउ नॉट टू ड्रॉ एंड हाउ टू ड्रॉ द सर्किट। अब आते हैं हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग पर। तो इसकी वर्किंग बहुत मज़े की है समझने के लिए। बच्चों देखें, सबसे पहले वही फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, तो ये इस एंड को पॉजिटिव और इस एंड को क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। इस पॉजिटिव की वजह से ये जगह पॉजिटिव हो जाएगी और इस नेगेटिव की वजह से ये जगह नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें जरा फैसला करना है कि कौन से डायोड्स जो हैं वो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। इसको ग्रीन कर लेते हैं, ये ग्रीन सिग्नल समझ लें। ये डायोड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। तो जिनको ग्रीन कर लिया ना, वहां से करंट फ्लो करेगा और बाकियों में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आपने किस तरह से करंट को लेकर चलना है, करंट को गुजारना है। तो बच्चों, पॉजिटिव से करंट चलना शुरू होगा, यहां पर आएगा, ग्रीन रास्ते से गुजर जाएगा और ब्लैक वाले हिस्से से ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा, करंट लोड रेजिस्टर में से जैसे ही नीचे की तरफ गुजरेगा, ये जो नीचे का वर्ड मैं लिख रहा हूं ना, इसका ध्यान रखना है। हम यहां से आउटपुट पे अपना सिग्नल रिसीव कर लेंगे। ये हमारा आउटपुट रेजिस्टर है, तो यहाँ से हमने सिग्नल ले लिया। सिग्नल करंट यहाँ से होके गुजरा, यहाँ पे आया, यहाँ तक आया, आगे फिर ग्रीन रास्ते से गुजरेगा करंट, इस टर्मिनल से होता हुआ पॉजिटिव से किधर पहुंच जाएगा? नेगेटिव तक। तो देखिए, हमने करंट को उस रास्ते से गुजारा जो फॉरवर्ड बायस था और वहां से लेके पॉजिटिव टू नेगेटिव तक करंट भी पहुंचा दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव का मतलब है कि ये एंड नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो बच्चों, ये डायोड किस बायसिंग में चला गया? फॉरवर्ड में। नीचे वाला पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये भी चला गया फॉरवर्ड में। अब आपने फिर से करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकर जाना है और उन डायोड्स के जरिए जो फॉरवर्ड बायस हुए हैं नेक्स्ट हाफ में, तो यहां से करंट चलेगा, यहां से करंट चलेगा, यहां तक आएगा और इसमें से गुजरेगा, यहां से गुजर के इधर को जाएगा। अभी भी करंट देखें किस तरफ गया है, तो आउटपुट रेजिस्टर से बच्चों अभी भी करंट नीचे की तरफ आया, मतलब अब वाला साइकिल भी हमें सेम डायरेक्शन में मिलेगा। तो इधर से अभी हमारा एक साइकिल मुकम्मल हुआ है, तो इधर से हमें उसी एक साइकिल में दो एक जैसे रिपल्स मिल रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में है, जो सेम डायरेक्शन में है। तो एक और बात, अगर ये फ्रीक्वेंसी इनपुट एफ आई है, तो यहां पर जो एफ आउटपुट होगा वो टू टाइम्स ऑफ एफ इनपुट होगा, क्योंकि यहां पर हमें टू सिमिलर साइकिल्स मिल रहे हैं एक ही साइकिल के अंदर। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव करंट है, ये भी पॉजिटिव करंट है, करंट डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा। खैर, यहाँ वाला करंट तो पहले हम वापस पहुंचा लें, वो दरमियान में ना गुम हो जाए। यहाँ से करंट आएगा बच्चों, ये यहाँ से जंप करके इधर पहुंचा, इस फॉरवर्ड बाइस में से गुजरता हुआ करंट पॉजिटिव से किधर पहुंच गया? नेगेटिव तक। तो ये करंट डायरेक्शंस आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको कंफ्यूज करेंगी। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में करंट के फ्लो को देखकर। अब मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूँ यहीं से कि हम फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो जी बच्चों, मुझे जरा कंफर्म करें कि एनिमेशन वाली स्क्रीन नजर आ रही है सबको? तो देखें, आपने इस जगह पर ये जो आउटपुट रजिस्टर है, पहले इस पे ध्यान दें जरा
कि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इस आउटपुट रजिस्टर की मदद से। ठीक है, तो मैं जरा आपको एक और तरह से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से सारे डायोड्स निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो पता चल रहा है कि एसी वोल्टेज आ रहा है। अब अगर मैं सिर्फ ये वाले एंड के डायोड्स कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए ये सिर्फ 1/2 ऑफ द साइकिल को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मिलकर एक तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं, और इन दो को भी कनेक्ट कर दें तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फुल वेव रेक्टिफायर, यानी दोनों हाफ जो हैं वो इन डायोड्स की मदद से आगे पास कर रहे हैं। ऑल ओके बच्चों, तो ये एनिमेशन मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीन वापस शेयर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड टेबल है बच्चों। इसमें नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं, 4। इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट 2f। यहाँ पर आपने एफिशिएंसी के फैक्टर पे आना है कि पिछली एफिशिएंसी कितनी थी, 40.2%। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्योंकि दो डायोड्स अब एक टाइम पे काम कर रहे हैं और दोनों हाफ जो है वो आउटपुट पे आ रहे हैं, तो ये डबल होके 81.2% हो जाएगी। यहाँ पे रिपल फैक्टर 1 पॉइंट, पहले कितना था 1.21, उससे कम होके 0.43। और ये तीन वैल्यूज फिर उसी तरह ऑन योर मेमोरी आप इसको सिर्फ सिर्फ याद कर लें, क्योंकि ये डिराइव होते हैं पूरे फार्मूलाज, लेकिन मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए। और अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर पर, जिसको हम बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से बच्चों घबराने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ कितना सा है, ये एसी सोर्स लगा हुआ है और आगे लगा दिया है हमने ट्रांसफार्मर, जो या तो वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, तो इतना सा ही काम करेगा ना, भेजेगा तो आगे एसी करंट ही। और उससे अगली बात, इसको सेंटर टैप क्यों कहते हैं, ये बच्चों सेकेंडरी कॉइल है। कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के ना बिल्कुल मिड पॉइंट से हम आउटपुट जनरेट करते हैं। मिड पॉइंट पे सर्किट कनेक्ट करने का मतलब है कि सर्किट टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, वन हाफ अपर हाफ और वन लोअर हाफ। अब देखें होगा क्या कि हमारे पास जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, ये पहला हाफ साइकिल आएगा, तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सर्किट दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ये अपर हाफ और एक ये लोअर हाफ। इस पॉजिटिव के लिए यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इस नेगेटिव के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए क्रिएट होगी। तो ये दो अलग अलग सर्किट्स बन जाएंगे, और ये जो दरमियान वाला रजिस्टर है इसे हमने क्या लेना है, आउटपुट। तो अब देखिए बच्चों, पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो अभी पहले हाफ में ये डायोड क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। अब देखें, नेगेटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये डायोड किस में चला गया, रिवर्स में। अब जो रिवर्स में चला गया सो चला गया, जो फॉरवर्ड में है उसको तो ग्रीन सिग्नल मिल गया ना। तो करंट बच्चों यहाँ से चलेगा और इस रजिस्टर में इस डायरेक्शन में, लेफ्ट को जरा जेन में रखना सबने, लेफ्ट साइड पे जाएगा और यूं सर्किट कंप्लीट कर देगा, और हमें आउटपुट पर हमारा सिग्नल रेक्टिफाई होकर मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आएगा द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाला। अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चों कि ये एंड नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से ये जगह पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से ये जगह नेगेटिव हो जाएगी। अब जरा देखें, अब मुझे बताएं कि ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड में आएगा कि नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड में आएगा, लोअर। तो अब इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा मतलब करंट यहां से चलेगा। और देखिए रजिस्टर में फिर किस साइड को गया, लेफ्ट साइड को। तो आउटपुट रजिस्टर पे फिर करंट लेफ्ट को ही आया, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन तो सेम है। तो ये लें, यहां पर चार की बजाय दो डायोड्स की मदद से हमें फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल गई। इस डायोड से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स हों
तो आप फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। द आंसर इज 2, क्योंकि आपको पता है, आप तो ज़हीन बच्चे हैं, आपको पता है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वाला भी रेक्टिफायर होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं? द आंसर इज 4। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं? द आंसर इज 1। ये जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, इनमें इन आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मजीद भी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसीज 80.2% और रिपल फैक्टर 0.43। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.1% या 40.6%, और जो रिपल फैक्टर है वो 1.21 होता है। तो ये बच्चों हमारा मेन सारा रेक्टिफायर का टॉपिक है। यहाँ नीचे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, ये भी आपको लेक्चर के साथ ही सेंड हो जाएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में मौजूद है। आप सब बच्चे ट्राई ज़रूर करना, इसको एक दफ़ा याद करके फिर मल्टीपल टाइम्स इसको रीड्रॉ करने के लिए और चीज़ों को याद रखना है। और साथ में एमसीक्यूज़ मैंने ऐड किए हुए हैं। एमसीक्यूज़ अब आपके ज़िम्मे हैं, ये एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस करने हैं और मैं आपको सॉल्यूशन फाइल सेंड कर दूंगा।